हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक होम ट्यूटर पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, आइए एक बार जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम अपने आज के क्लास की स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने कल जब सेल का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे, तो सेल के स्ट्रक्चर में हमने मुख्यतः सेल के जो मेन स्ट्रक्चर उनके बारे में बात किया था, जो कि हमारा जैसे क्या था, सबसे पहला सेल वॉल था, दूसरा हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, फिर हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। बीच में वीडियो स्टॉप हो गया था, जिसके कारण मतलब आज जो पार्ट कल का रिमेनिंग रह गया था उसको मैं बता दे रहा हूँ। आज के वीडियो हम उतना पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जब मैंने कल आपको बताया था न्यूक्लियस के बारे में, कल मेरा जो लास्ट टॉपिक था वो मैं बता रहा था आपको न्यूक्लियस के बारे में, कि न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1831 में। कब की थी? 1831 में की थी। और न्यूक्लियस क्या, जैसे ये फिगर आप देख पा रहे होंगे, यही फिगर था। इसी फिगर में आपको बता रहा था कि न्यूक्लियस क्या क्या कंटेन करके रखता है। तो न्यूक्लियस के बाहर क्या एक मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली या केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। जो ये केंद्रक झिल्ली है, ये केंद्रक झिल्ली किस में नहीं पाई जाती है? यही केंद्रक झिल्ली हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का क्या होता है? अभाव होता है। या तो केंद्रक नहीं होता है, अगर केंद्रक होता भी है तो कैसा केंद्रक होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में अविकसित केंद्रक होता है, मतलब अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है उसमें। और वह अनडेवलप्ड किसके कारण होता है? इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के ना होने के कारण। क्योंकि ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं एक सुरक्षा प्रदान करती है और बहुत ही हेल्प करती है, ठीक है। तो डेवलप्ड जो हमारा न्यूक्लियस होता है, डेवलप्ड न्यूक्लियस, उसमें क्या ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाई जाती है। और जो अनडेवलप्ड हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो इसी कारण हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, यानी प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं, उनमें हमारा क्या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, केंद्रिका झिल्ली नहीं पाई जाती। फिर मैंने बताया था कि इसमें एक द्रव्य भरा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, जो कि मुख्यतः न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। फिर इसमें प्रोटीन के कण, फिर मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसमें आदि बहुत से मतलब वसा वगैरह, इसमें प्रोटीन वसा मतलब आदि बहुत सी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। ये तरल कैसा होता है, लिक्विड कैसा होता है हमारा? पारदर्शक होता है। कैसा होता है? पारदर्शक होता है, ठीक। किसका बना होता है? न्यूक्लियो, बस इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म किसका बना होता है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म किसका बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि इसमें ये जो धागेनुमा संरचना है, केवल मैंने छोटे से पार्ट में दिखा रखा, ये बल्कि हमारे पूरे केंद्रक में क्या होता है? फैला होता है। तो यह जो हमारा ये धागेनुमा संरचना दिख रही है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। और यही क्रोमैटिन किसका निर्माण करते हैं? क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। किसका? क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। फिर मैंने यह बताया था, यही क्रोमोसोम्स क्या इनके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन होता है। डीएनए क्या करता है? हमारे आनुवंशिकता को गुण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करता है? स्थानांतरित करता है या ट्रांसफर करता है। और फिर मैंने ये भी बताया था कि जो हमारी हेरिडिटी की सबसे छोटी यूनिट है उसे हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं, जो कि हमारे क्रोमैटिन में ही होती है, डीएनए में होती है। फिर उसके बाद जो, अब इतना ही मैंने आपको कल के टॉपिक में बताया था। फिर मैं आपको बताने वाला था जो हमारा आज का मेन टॉपिक था, न्यूक्लियस के बारे में। मैंने बताया था कि इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रिका, ठीक। सेल के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी केंद्रक पाया जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाई जाती है? एक केंद्रिका पाई जाती है या न्यूक्लियोलस पाई जाती है, ठीक। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारी न्यूक्लियोलस है या केंद्रिका है, इसका निर्माण किससे होता है या किससे बनती है? तो ये हमारी जो हमारी केंद्रिका का निर्माण होता है, ये हमारे होता है क्रोमोसोम्स से। केंद्रिका का निर्माण हमारे किससे होता है? क्रोमोसोम्स से होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूक्लियोलस का निर्माण किससे होता है? तो यह क्रोमोसोम्स से होता है, ठीक है। अब आइए केंद्रिका की खोज किसने की थी उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो केंद्रिका की खोज किसने की थी? यानी न्यूक्लियोलस वॉज डिस्कवर्ड बाय फोंटाना। किसके द्वारा? जो हमारी केंद्रिका की खोज की थी वो हमारे एक फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? 1781 में। और केंद्रक की खोज कब हुई थी? 1831 में रॉबर्ट हुक के द्वारा। यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियोलस है, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोलस है। यानी केंद्रिका की खोज फोंटाना के द्वारा 1781 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद इसका नामकरण किसने किया? देखिए, केंद्रिका की खोज किसने की थी? फोंटाना ने की थी। और इसका नामकरण किया था बोमैन ने, है ना। यानी इसका नेम वाज गिवन बाय बोमैन। कब? 1840, है ना। इसका नामकरण किसने किया था? बोमैन ने किया था 1840 में। फिर अब यहाँ पे बात आती है कि न्यूक्लियस होती कैसे है। तो न्यूक्लियस के अंदर, है ना,
जो हमारा केंद्रक है, केंद्रक के अंदर मैक्सिमम 1 या 2 न्यूक्लियोलस होते हैं, है ना। न्यूक्लियस के अंदर यानी केंद्रक के अंदर अधिक से अधिक 1 या 2, है ना, अधिक से अधिक 1 या 2 क्या केंद्रिकाएं पाई जाती हैं। अब इस केंद्रिका में कोई झिल्ली नहीं होती, कोई परत नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर झिल्ली नहीं होती है। तो जो हमारा न्यूक्लियस की न्यूक्लियोलस यानी केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका पाई जाती है उसमें न्यूक्लियोलस नहीं, मतलब कोई भी मेम्ब्रेन या कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है, यह डायरेक्ट हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म से जुड़ा होता है, यानी केंद्रक द्रव्य से जुड़ा होता है, क्योंकि इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई झिल्ली नहीं, यानी कोई आवरण नहीं है। तो डायरेक्ट इस जो ये द्रव्य यहाँ पे तरल पदार्थ भरा हुआ है या जो हमारा ये क्रोमोसोम या क्रोमैटिन है, इनसे यह क्या डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। कौन सा, हमारा केंद्रिका, ठीक। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हमारे सेल का डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन हमारे कितने उसमें होता है, 2 डॉटर सेल में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका विभाजन किस में होता है, तो कोशिका विभाजन 2 डॉटर सेल में होता है। जैसे हमारी सेल डिवाइड होती है तो वह 2 पुत्री कोशिका में डिवाइड होती है, ठीक है। याद रखिएगा कि सेल डिवीजन, जैसे एक सेल कितने पार्ट में टूटता है, तो 2 पार्ट में टूटता है, और उनको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि मैंने एक सेल बना दिया, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, जैसे ये मेरा एक सेल मैंने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेल की यदि बात करूँ, ये सेल मतलब कितने पे भी डिवाइड होगा या टूटेगा, तो यह 2 डॉटर सेल में टूट जाएगा। इनको हम क्या बोलेंगे, डॉटर सेल बोलेंगे। तो सेल डिवीजन कितने, मतलब 2 उसमें होता है, डॉटर सेल में होता है। और सेल डिवीजन के समय जो हमारी केंद्रिका होती है ऑटोमेटिक डिसअपीयर हो जाती है, अचानक गायब हो जाती है। और ये किसकी बनी होती है, तो जो हमारा ये केंद्रिका होती है उसमें मुख्यतः प्रोटीन, आरएनए और डीएनए पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, प्रोटीन की होती है। लगभग कितने परसेंट, 85% हमारा प्रोटीन होता है, 10% डीएनए होता है, और 5% क्या होता है, 10% आरएनए और 5% डीएनए होता है। ये क्या था, हमारे न्यूक्लियोलस का पूरा वो था। अब आइए हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कल केंद्रक के बारे में पढ़ा था तो उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन ये था कि केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी, 1831 में की थी। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्योंकि थोड़ा स्टैंडर्ड हाई हो रहा है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाने लगा है कि हमारे शरीर की ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, है ना, तो हमारे शरीर में की जो कोशिकाएं हैं उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक, क्योंकि हमारे अंदर यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। अब यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के अंदर ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें क्या केंद्रक नहीं होता है या न्यूक्लियस नहीं होता है। तो आपने जो ये आपकी ये त्वचा दिख रही है, बाहरी जो त्वचा है, इस त्वचा की सबसे ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है, जो कि निर्जीव होती है, ठीक है। क्या होती है, निर्जीव होती है। इसकी कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस हमारा क्या सजीव होता है। न्यूक्लियस हमारा क्या है, सजीव है। जब हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसमें एक जीवद्रव्य का सिद्धांत दिया था मैक्स सुल्ज के द्वारा। मैक्स सुल्ज ने जीवद्रव्य का सिद्धांत दिया, उसमें उन्होंने बताया है कि जो हमारी कोशिका है वो सजीव होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारी ये एपिडर्मिस है, यानी हमारे जो मतलब एक त्वचा की जो हमारी बाहरी परत है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, वो मृत कोशिकाओं से बनी हुई है, इसीलिए उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। यदि यह नहीं है ऑप्शन में, यदि आपका एपिडर्मिस ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे, ऑप्शन मार के आएंगे आँख का जो हमारा लेंस है, जो हमारी आई लेंस है, इनकी जो सेल्स होती हैं इसमें भी हमारा क्या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक। तो हमारे शरीर में ऐसी 2 कोशिकाएं हैं। पहली कौन सी है, हमारी जो एपिडर्मिस की सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। दूसरी जो हमारी आई लेंस की सेल्स हैं उसमें भी हमारा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा आज का सेशन, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।